हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस करते हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली 11 AM पे 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ से? जीएस पेपर 1 से लेके पेपर 4 के बीच में। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड इसी सीरीज़ में आज ये 11th ऐसे सेशन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप जो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं या फिर जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्युएशन के लिए। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक आज के सेशन की बात है तो आज का हमारा टॉपिक है कस्टमरी मॉरलिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। अब देखिए, ये एक फिलोसॉफिकल ऐसे है। देखिए, 11th सेशन है तो अभी तक हम ऑलरेडी जो स्टैटिक ऐसे के टॉपिक्स होते हैं उनको कवर कर चुके हैं एंड अब हम फिलोसॉफिकल एसेस को कवर कर रहे हैं। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये 2018 में पूछा गया था, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के टॉपिक्स यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती है, ये टॉपिक दिया है जिसको आपको 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, इस ऐसे को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, एक एस्पिरेंट ने डाउट पूछा था कि आप हमेशा फिलोसॉफिकल ऐसे के टॉपिक दे रहे हो तो क्या हमें ऑप्शनल फिलोसॉफी चूज़ करना चाहिए क्या? ठीक है, तो पहले इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए, मैं केवल फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं दे रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, अब फिलोसॉफिकल ऐसे की बारी है। ठीक है, एंड देखिए, यूपीएससी में जो ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है, भले ही वो स्टैटिक हो या फिलोसॉफिकल हो, तो आपका कोई भी ऑप्शनल हो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जीएस 1, 2, 3 एंड 4 जनरल स्टडीज़ के सारे पेपर अगर आपने अच्छे से लगा लिए हैं, आपकी अच्छी कमांड है, तो आप किसी भी ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हो और कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपका ऑप्शनल फिलोसॉफी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कुछ टॉपिक पूछा गया है पॉलिटी के ऊपर तो भाई कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम ऑप्शनल क्या पीएसआईआर ले लें क्या या पबेड ले लें क्या, तो भाई ऐसा नहीं होता है। जीएस 1, 2, 3, 4 इस पर अगर आपकी कमांड अच्छी है तो बस आप कोई भी टॉपिक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई पहली चीज़, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सेकेंड चीज़ होती है स्ट्रेटजी। देखिए, मैं बार बार ये स्ट्रेटजी बताता हूँ ताकि अगर कोई नए लोग जुड़े हैं तो उनको आइडिया हो जाए। देखिए, यूपीएससी आपको एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल 90 मिनट्स देती है। ठीक है, एंड इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, 30 + 60। अब देखिए, एक ऐसे को लिखने के लिए 60 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूपीएससी आपको 30 एक्स्ट्रा मिनट्स देती है। और देखिए, ये 30 मिनट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपको ऐसे में कितने मार्क्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस क्या है इस 30 मिनट में। ठीक है, तो ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जो ऐसे का टॉपिक आपको दिया गया है आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाए, अच्छे से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाए, उसकी जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उसको ढूंढ पाए। क्या इंट्रोडक्शन होगा, क्या कंक्लूजन होगा, कौन सा करंट अफेयर आप शामिल करेंगे, क्या डिफरेंट पार्ट्स होंगे, क्या डिफरेंट डायमेंशंस होंगी, ये सब आपको सोचना है इस 30 मिनट में। मतलब आपका ऐसे का जो स्ट्रक्चर है
वो पूरा प्रिपेयर होता है इस 30 मिनट में। और इसके लिए आपको रफ पेजेस दिए जाते हैं। जो आपको आंसर बुकलेट मिलती है उसमें पीछे रफ वर्क के लिए आपको स्पेस मिलता है, तो वहाँ पे आपको ऐसा करना होता है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पेपर मिलते ही अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या कि एक जो फ्लो होता है ना वो मिस हो जाएगा। ठीक है, जो एक लिंक होता है वो मिस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहले एनालिसिस करना है, स्ट्रक्चर फ्रेम करना है, और जब हर चीज़ हो जाए उसके बाद आप आंसर राइटिंग, ऐसे को राइटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे ये जो 60 मिनट हैं ये आपके काम आते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटजी कि किस तरह से आपको ऐसे को अटेंड करना है। अब देखिए, एक और एडवाइस है कि जो भी ऐसे का टॉपिक आपको दिया जाता है आपको केवल उसी को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, आप उसमें और डायमेंशन खोजिए, उसका अपोजिट भी सोचिए कि क्या वो पॉसिबल है क्या। तो जब आप इस तरह से एनालाइज करेंगे, इस तरह से सोचेंगे, तब क्या होगा, आपको बहुत सारी डायमेंशंस मिलेंगी और फिर आप आराम से 1000 से लेके 1200 वर्ड्स में एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। जैसे कि ये जो टॉपिक है, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, इसमें क्या बोला गया है कि जो कस्टमरी मोरालिटी है वो मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकती है, ये कहा गया है। तो ये तो एक डायमेंशन हुई सोचने की। आप ऐसा भी सोचिए कि कस्टमरी मोरालिटी गाइड करती है मॉडर्न लाइफ को, इसको भी सोचिए। ठीक है, और फिर इसको एनालाइज कीजिए, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी डायमेंशन मिल जाती है। अब आते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, रूढ़िगत नैतिकता। ढूंढिए कि कीवर्ड्स क्या हैं। नंबर 1 इज कस्टमरी मोरालिटी, नंबर 2 इज गाइड, एंड नंबर 3 इज मॉडर्न लाइफ। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कस्टमरी मोरालिटी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर क्या लिखोगे आप इस एसे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कस्टमरी मोरालिटी। उसके बाद आपको मॉडर्न लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखिए, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि कस्टमरी मोरालिटी का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें, इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कर रहे हो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो वहीं से आप लिंक कर सकते हो, कस्टमरी मोरालिटी मीन्स कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स, जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, उनसे जुड़े जो प्रिंसिपल हैं वो होता है कस्टमरी मोरालिटी। तो देखिए, इस तरह से आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसीलिए आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं ताकि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओ। तो देखिए, ऐसे क्या कहना चाह रहा है कि जो ओल्ड कस्टम्स हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, उनके बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनको आज की डेट में फॉलो करते हो तो ऐसा सही नहीं है। ठीक है, दे कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, ये कहा जा रहा है। मीन्स ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन के बेसिस पे आप मॉडर्न लाइफ को व्यतीत नहीं कर सकते हो। और देखिए, टॉपिक क्यों पूछा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने जो ओल्ड कस्टम्स हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक हो गया, सबरीमाला टेम्पल हो गया, इनमें बहुत ही फेमस जजमेंट दिए थे और इसीलिए ये टॉपिक आपके सामने है। अब देखिए, जब ये टॉपिक मैंने दिया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो 2 या 3 लोगों ने ही इसको सबमिट किया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों अब अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है। अगर ये कारण है तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ का ये भी कारण होगा कि हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए, इस तरह से आप सोचिए, और जब इसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि इससे आसान टॉपिक कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए, जब भी फिलोसॉफिकल ऐसे की बात होती है ना, तो आपको फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि उसका लिंक क्या है, क्योंकि करंट में कोई ना कोई इवेंट ऐसा हुआ होगा जिस वजह से वो ऐसे पूछा गया है। तो ये ऐसे क्यों पूछा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स आए थे। तो बस आपको इस ऐसे में ये करना है कि ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशंस, एंड दूसरी तरफ हो जाएगा मॉडर्न लाइफ। अब क्या ये इसको गाइड करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको इस ऐसे में बताना है। सिंपल सा ये टॉपिक है। ठीक है, तो
जो बेसिक बैकग्राउंड है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आता है स्ट्रक्चर, कि इस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एक बार उसको वन बाय वन देख लेते हैं। उसके बाद आएगा कंटेंट। तो कंटेंट तो देखिए आपके पास मुझसे मुझसे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर की नॉलेज आपको काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कस्टमरी मोरालिटी वो मॉडर्न लाइफ को गाइड नहीं कर सकती है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये इम्प्रॉपर स्टेटमेंट है। कुछ चीज़ में ऐसा होता भी है लेकिन कुछ चीज़ में ऐसा नहीं होगा, हम देखेंगे आगे। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें ये दोनों चीज़ें, जो आपका व्यू है ना, ये निकल के आना चाहिए, तो उसको अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप दोनों पॉइंट बता दो कि हाँ गाइड भी करती हैं और गाइड भी नहीं करती हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और इसका फर्दर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप पैराग्राफ चेंज करो और बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, जो क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया था वही आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कस्टमरी मोरालिटी क्या होती है, ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए पूछा गया है कि ये गाइड नहीं कर सकती हैं, तो आपको वो एग्जाम्पल बताने होंगे जो आउटडेटेड एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि मान लो सती प्रथा हो गई, यूज होता था पहले, पैट्रियार्ची हो गया। ठीक है, वो सब कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी वगैरह होती है, वो सब एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने होंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न लाइफ को गवर्न नहीं करती है, गाइड नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। अब देखिए उसके बाद भी लोग इसको क्यों फॉलो करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको पता है कि ये आउटडेटेड है लेकिन फिर भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन वाई पीपल आर स्टिल गाइडेड बाय कस्टमरी मोरालिटी। तो इसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से लोग आज भी फॉलो करते हैं। अब पूछा क्या गया है कि जो कस्टमरी मोरालिटी है ये गाइड नहीं करती है। तो क्यों, क्योंकि मोरालिटी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले जो कॉन्सेप्ट था, प्रिंसिपल था मोरालिटी का, अब वो चेंज हो गया है, क्योंकि ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसको आपको समझाना होगा। क्या मॉडर्न वैल्यूज हैं वो आपको बतानी होंगी, मॉडर्न लाइफ क्या है, मॉडर्न मोरालिटी क्या है, ये आपको बतानी होंगी। देखिए इन सब में कनेक्शन है। ठीक है, और एक के बाद एक जो पैराग्राफ है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो यही चीज होती है स्ट्रक्चर, और ये आपको प्रिपेयर करना है शुरू के 30 मिनट में। ठीक है, तो आप बता दो कि मॉडर्न लाइफ क्या है। अब देखिए मॉडर्न लाइफ आप बता रहे हो, मॉडर्न मोरालिटी आप बता रहे हो, तो वो क्यों इमर्ज हो रही है ये भी तो बताना होगा ना। देखिए आप सोच पा रहे हैं क्या, ये भी तो बताइए कि वो क्यों इमर्ज हो रही है, उसके क्या कारण है ये बता दीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं मोरालिटी में। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, तो रिसेंट इश्यूज क्या है वो आपको बताने होंगे। तो देखिए अभी तक तो आपने केवल एक पक्ष बताया है कि जो कस्टमरी मोरालिटी है वो गाइड नहीं कर सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ठीक है, अदर साइड ऑफ द कॉइन, वो भी आप बताइए कि क्या रिलेवेंस है। जैसे कि अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो उसमें कस्टमरी मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें नेचर एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो वो जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो रिलेवेंस बता दो। तो आपने दोनों ही पॉइंट बता दिए भाई कि भाई कस्टमरी मोरालिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो गाइड भी कर सकती है, वो गाइड भी नहीं कर सकती है। तो अब बात आती है तो करें तो क्या करें। ठीक है, सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि क्या सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि एक तरह का बैलेंस बनना चाहिए। जो कस्टमरी मोरालिटी है, जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, उसके बीच में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि सारे जो कस्टमरी मोरालिटी हैं वो अच्छी भी नहीं है लेकिन सारी बुरी भी नहीं है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको पिक एंड चूज करना होगा
कि कौन सी आज के टाइम के लिए सूटेबल है, तो उसको हमको अपनानी होगी। तो ये सॉल्यूशंस आप यहाँ पे दे सकते हैं एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और इसमें आप और भी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये जो मैंने बताया यही परफेक्ट है, यही यूनिक है। काफ़ी सारी डायमेंशंस हो सकती हैं, काफ़ी सारे वेज हो सकते हैं जिसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए मेन काम तो यहीं पे हो गया। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो अब आप ऐसे अच्छे से लिख लोगे। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो डिफरेंट पार्ट्स हमने बनाए हैं इसको देख लेते हैं कि कंटेंट किस तरह से हो सकता है, और फिर उसके बाद हमेशा की तरह जो हमारा सेगमेंट होता है जहाँ पे हम एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए मैंने काफ़ी बार सबरीमाला टेम्पल जो इशू हुआ था उसके मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे यही एग्जाम्पल पता है, बट ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आप चाहें तो ट्रिपल तलाक हो गया वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है, तो एक एग्जाम्पल ऐसा बता दो जहाँ पे आउटडेटेड प्रैक्टिस फॉलो की जा रही थी, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि जो कस्टमरी मोरालिटी है वो गाइड नहीं कर सकती है, ये तो एक डायमेंशन हो गई। साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड आप इस तरह से लिखो, ऑन वन हैंड देर इज सबरीमाला टेम्पल इशू, ऑन द अदर हैंड हमारे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रुव्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या है, ये ओल्ड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि गाइड नहीं करती हैं। एक तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो इसलिए इसका जो एनालिसिस है ये करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे योगा की बात कर सकते हो और इससे हमारी हेल्थ पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कीजिए ताकि इंटरेस्ट बने जो एग्जामिनर है उसका। ठीक है, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई आपको ये जो कंटेस्ट है समझ में आ गया। मतलब देखिए कुछ लोग होंगे वो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई गाइड नहीं करता है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गाइड करता है, लेकिन वो दोनों ही एक्सट्रीम एंड है और सही भी नहीं है। एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, और अगर वो आप शुरू में ही दिखा देते हैं तो समझ लीजिए आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आप एक पैराग्राफ चेंज करो और वहाँ पे लिखो कि क्या डिफरेंट डायमेंशन है आपके ऐसे की जो आप एड्रेस करने वाले हो। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज कस्टमरी मोरालिटी, इसको समझाइए। देखिए मोरालिटी क्या होती है, बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो कि किसी कोड ऑफ कंडक्ट से डिराइव होती हैं। फिलोसॉफी हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है। ठीक है, फिर बता दीजिए कि कस्टमरी मोरालिटी क्या होती है। वो प्रिंसिपल्स जो ओल्ड कस्टम से आते हैं, ट्रेडिशन से आते हैं, रिलीजन से आते हैं, उनको कहा जाएगा कस्टमरी मोरालिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको अब मैं दोबारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखिए आपको बताना होगा कि ये जो कस्टमरी मोरालिटी है ये किस तरह से गाइड नहीं हो सकती है। तो वो जो एग्जाम्पल हैं वो आपको देने होंगे, जो पुराने कस्टम ट्रेडिशन जो आज भी फॉलो होते हैं, जैसे कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, प्रोफेशन आपका फिक्स होता है जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये सब करंट अफेयर हैं जो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका GS 1 2 3 4 अच्छा है, करंट अफेयर पे आपकी होल्ड अच्छी है, तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ऑप्शनल क्या है। ठीक है, और आपको ये यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सब कॉमन सी चीज़ है, बस लिंक करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया। जहाँ तक मैरिज की बात है कि सेम कास्ट में मैरिज होती है, तो ये सब ओल्ड कस्टम्स हैं जो आज भी फॉलो होते हैं, ये सब आउटडेटेड हैं। वुमेन के रोल की आप बात कर सकते हो, उसको इन्फीरियर माना जाता है। आप ग्लास सीलिंग की यहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, जेंडर इन इक्वलिटी की आप बात कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर्दा प्रथा। ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आज भी इंडिया में काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे जो वुमेन है उनको अपना फेस कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो ट्रेडिशंस हैं ये आज की डेट में आप इनको मॉडर्न नहीं कह सकते हैं। जो मॉडर्न वुमेन है वो क्या बोलेगी कि ये ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएंगी एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एक फेमस कोटेशन भी वो आप यूज़ कर सकते हैं कि व्हेन
मैन इज अप्रेस्ड इट इज ट्रेजेडी, एंड व्हेन वुमेन आर ऑप्रेस्ड इट इज ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये जो पूरा जो मीनिंग है वो यहाँ पे एकदम आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इस कोटेशन से। ठीक है, एंड जरूरी नहीं कि आपको कोटेशन याद हो तो लिख दो, नहीं याद हो तो मत लिखो, चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप दे दो, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ पे मैरिज काफ़ी सैक्रोसेंट मानी जाती है। ठीक है, डाइवोर्स इतना आसान नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स इतना आसान नहीं है। जहाँ तक चिल्ड्रन की बात है तो ऐसा सिखाया जाता है कि आपको अनकंडीशनली पेरेंट्स को ओबे करना है, और कभी कभी क्या होते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो जहाँ पे उनको अच्छी डाउरी मिलती है, दहेज मिलता है, तो वहीं पे शादी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये आउटडेटेड प्रैक्टिसेज हैं। ठीक है, जिनको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, खाप पंचायत हो गया, मैरिटल रेप हो गया, पेट्रियार्ची, ये सब दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखिए बात आती है कि कितने एग्जाम्पल दें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत सारे होंगे। तो देखिए यही चीज़ होती है एनालिसिस, जो आप 30 मिनट में करते हो ना, तो जितने भी पार्ट्स आपने बनाए हैं तो उनको स्पेस भी आपको वहीं पे देना है। जैसे कि आप डिसाइड कर लो कि अगर 12 पेजेस हैं तो एग्जाम्पल्स में मैं 2 पेज दूंगा, और फिर उसमें ये 6 एग्जाम्पल मेरे रहेंगे जो उन 2 पेजेस में आएंगे। तो ये भी आपको वहीं पे डिसाइड करना है। और देखिए ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। अगर आप सोचें कि डायरेक्टली जो एग्ज़ाम हॉल होगा वहाँ पे हो जाएंगी तो मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, तो क्यों रिस्क लें, इसलिए प्रैक्टिस करो। आप तबलीग मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट जो हुआ था, हमने बात की थी मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। अब आता है सेकेंड डायमेंशन की, जब ये आउटडेटेड प्रिंसिपल्स हैं तो तब भी लोग क्यों इनको फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो राजा राममोहन रॉय का, जब उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे तो उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ था। जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे उन्होंने काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक है, तो रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है, और जब सोसाइटी में बहुत सारे लोग उन वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तब तो और भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। देन आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो प्रमोट करती है कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को। ठीक है, आप देख लीजिए कास्ट के बेसिस पे ग्रुप्स बन गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं, तो कास्ट बेस्ड जो आइडेंटिटी है उनको प्रमोट किया जाता है। तो इसलिए आज भी लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये चीज़ हो गई। अब देखिए बात आती है कि चेंजेस क्यों जरूरी हैं। ठीक है, चेंजेस क्यों जरूरी हैं, क्योंकि जो मॉरलिटी है एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। आज से 1000 साल पहले जो कॉन्सेप्ट था मॉरलिटी का वो आज तो नहीं होगा, क्योंकि डायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम चेंज हो रहा है, लोगों की थिंकिंग, ठीक है, वो सब चेंज हो रही है। और आप यहाँ पे ये कोटेशन लिख सकते हो कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है, तो विद टाइम अगर आप मूव नहीं करोगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे। अगर कोई इंडिविजुअल मॉडर्न वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे सकते हो, मैं उनको डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बता दो कि मॉडर्न मॉरलिटी क्या है, कौन सी वैल्यूज है नहीं। जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया। देखिए पहले बात होती थी ऑथोरिटेरियन, एक सिंगल राजा है जो राज कर रहा है, जबकि अब बात होती है डेमोक्रेसी की। अब बात होती है रूल ऑफ लॉ की। ऐसा नहीं है कि वुमेन के लिए अलग लॉ है, मैन के लिए अलग लॉ है, ब्राह्मण के लिए अलग लॉ है, शूद्र के लिए अलग लॉ है, ऐसा नहीं है। अब क्या है, रूल ऑफ लॉ है। अब क्या है, जेंडर इक्वलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, अंधविश्वास का, सुपरस्टिशन का अब कोई भी नहीं मानता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी कि मॉडर्न मॉरलिटी क्या है। अभी लोग बात करते हैं फ्रीडम की, जस्टिस की बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, अभी लोग किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कास्ट क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, या आपके फादर का रिलीजन क्या है, वही आपको फॉलो करना है क्या। तो ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। जहाँ तक डाइवोर्स की बात है, आज की डेट में डाइवोर्स होते हैं, क्योंकि देखिए अगर मेल फीमेल कॉम्पेटिबल नहीं है तो फिर डाइवोर्स होता है, और इसको अडॉप्ट भी किया जा रहा है, सोसाइटी भी इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था।
और काफ़ी सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि लिव इन, वो चीज़ भी आज हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा मॉडर्न मोरालिटी में। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद मॉडर्न वैल्यूज क्यों इमर्ज हो रही हैं, उसके क्या कारण है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारे कारण हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनका फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, ये फ्यूज हो रहे हैं। आप यहाँ पे इंटरनेट की बात कर सकते हो, सोशल मीडिया की बात कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि लोग हो गए, उनके आइडियाज़ हो गए, कल्चर हो गए, सब इंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। देन सोशल रिफॉर्मर्स हैं काफ़ी सारे, राजा राममोहन रॉय हो गए, सती प्रथा, ईश्वरचंद विद्यासागर, विडो रीमैरिज, ज्योतिबा फूले, कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल दे दो। तो इन्होंने क्या है, एक तरह का रेनेसेंस ला दिया है सोसाइटी में। देन आज की डेट में बात होती है ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है और उसमें क्या होता है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इन सब पे काफ़ी फोकस होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, आप ले लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जस्टिस, इक्वलिटी, सब बराबर है। लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। ठीक है, तो ये सब लिख दीजिए। देन बहुत सारे लेजिस्लेशन है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया है, डाउरी को प्रोहिबिट किया गया है। तो ये सब एक्ट क्या करते हैं, जो मॉडर्न वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। अब देखिए मैंने तो क्या काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम है सोचने का, लेकिन आपके पास टाइम कम होगा, तो प्रायोरिटाइज कीजिए, जो अच्छे पॉइंट हैं 4-5 उनको लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ मॉडर्न वैल्यूज। ठीक है, अब बताइए कि ये टॉपिक क्यों न्यूज में था, रिसेंट इश्यूज ऑफ मॉरलिटी। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो काफ़ी इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। किस तरह से आप देख लीजिए कि LGBT कम्युनिटी उनको इंटीग्रेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिख दीजिए, सबरीमाला हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया। ठीक है, 377 ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। विशाखा गाइडलाइंस हो गई, क्यों बनाई गई थी, ताकि सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो वर्क प्लेस पे। ठीक है, थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये कौन सा केस था, कोई मुझे बता पाएगा क्या, किसी को याद आ रहा है? ये था नालसा। ठीक है, नालसा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको बता दीजिए, तो जो एग्जामिनर्स को क्या लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है कि ये टॉपिक क्यों पूछा गया है, करंट जो अफेयर है वो उस पर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ठीक है, तो ये आपने बता दिया। अब देखिए एक डायमेंशन तो आपने बता दी कि भाई जो कस्टमरी मोरालिटी है वो गाइड नहीं कर सकती, लेकिन ये आधी अधूरी चीज़ है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे आप उनसे गाइड हो सकते हैं, वो रिलेवेंट हैं। जब आप बात करते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जब आप बात करते हो एनवायरनमेंट की, क्योंकि देखिए इसमें और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं जितना सोच पाया वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए जो ओल्ड कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसमें नेचर एक इंटीग्रल पार्ट है। रिवर, माउंटेन्स, इनकी वर्शिप की जाती है, और जब आप किसी की वर्शिप करते हो तब आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हो। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ओल्ड ट्रेडिशन है इनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अगर हम इन जो ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन है उनको फॉलो करें, नेचर को वर्शिप करें, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर सकते हैं। ये जो पोल्यूशन का इश्यू होता है, डिफॉरेस्टेशन का इश्यू होता है, ये नहीं होगा। आप यहाँ पे बात कर सकते हो सभा समिति की, जहाँ पे बात होती है डेमोक्रेसी की बात होती है, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, वुमेन पार्टिसिपेशन की बात होती है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। आज भी देखिए जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो पास नहीं हो पाया है पार्लियामेंट में। जॉइंट फैमिली की आप बात कर सकते हो, ये ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन है, लेकिन आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज प्रमोट हो रही हैं, और उससे क्या होता है, जो वैल्यू एजुकेशन है वो काफ़ी कम मिल पाती हैं। देन आप अशोका के धम्मा की बात कर सकते हो, ये भी ओल्ड कस्टम ट्रेडिशन है। उसमें क्या था, टॉलरेंस फॉर ऑल द रिलीजन, रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। तो ये सब अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं और हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ें बता दी कि भाई फॉलो भी करना चाहिए और फॉलो नहीं भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, कुछ सोल्यूशन निकला नहीं, तो अब आपको सोल्यूशन देना होगा कि सोल्यूशन क्या है। तो देखिए सोल्यूशन ये होगा कि जो कस्टम ट्रेडिशन है ये ज़रूरी है,
ये जरूरी है, लेकिन विद टाइम भी हमको चेंज करना होगा, ठीक है। तो केवल वही वैल्यूज जो कि करंट टाइम में वैलिड हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, भले ही वो ओल्ड वैल्यूज हों। जैसे कि हमने बात की सभा समिति की बात की, हमने बात की रिस्पेक्ट की बात की, टॉलरेंस की बात की, तो ये आज भी रिलेवेंट है, तो इनको हमको फॉलो करना चाहिए। और जो ट्रेडिशंस ऐसी हैं जो कि आउटडेटेड हैं, उनको हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ट्रेडिशंस का आज की लाइफ में कोई भी प्लेस नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा एक कोटेशन है कि ट्रेडिशन इज ए गाइड एंड नॉट अ जेलर। आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन उस चार दीवारी में, उस बाउंड्री में आपको अपने आप को कन्फाइन नहीं रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कोटेशन है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक डायमेंशन और है जो आप ऐड कर सकते हो। बात हो रही है मॉडर्न लाइफ की, मॉडर्न वैल्यूज की। तो क्या ये चीज सही है कि जो भी चीज मॉडर्न है वो सही है? ऐसा हो तो नहीं सकता ना। जैसे बात होती है डाइवोर्स की, तो देखिए डाइवोर्स कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए डाइवोर्स होने के बाद चिल्ड्रन पे उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो डाइवोर्स कभी भी फर्स्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, हाँ वो लास्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो कंसाइलेशन हमको करना चाहिए। तो जो ओल्ड ट्रेडिशन थी, कस्टम थी, उनसे कुछ हम सीख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी न्यू है जरूरी नहीं कि वो गोल्ड हो, और जो पुराना है जरूरी नहीं कि वो खराब हो, ठीक है। तो एक तरह का बैलेंस आपको बनाना होगा। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हैं, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, आप उसको आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते हो, अपना दिमाग लगाना होगा। आपको चूजी बनना पड़ेगा, आपको राइट चॉइसेस रखनी होंगी, ठीक है। आपको यह देखना होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए सॉल्यूशंस में, ठीक है। यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मॉडर्न वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन जो आप इस ऐसे में दोगे, ठीक है, टू लीड द बेस्ट लाइफ एंड क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। आई होप ये सब जो चीज़ें हैं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ, ताकि किस तरह से इन एसेस को अटेम्प्ट किया जाता है आप अच्छे से सीख जाए। अब बात आती है कंक्लूजन की। देखिए कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि भाई हमको बैलेंस बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कस्टमरी मोरालिटी। अब देखिए आप यहाँ पे ले आओ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। बहुत शानदार ये कंक्लूजन हो जाएगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, टू रीइंफोर्स कस्टमरी मोरालिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है, रिस्पेक्ट फॉर नेचर। जो मॉडर्न वैल्यूज हैं जो कि आज की डेट में रिलेवेंट हैं, वो सब आपको मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, जो कस्टमरी मोरालिटी है उसको इंटीग्रेट कर दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। तो इससे होगा क्या, जो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं आप उनको डिस्कार्ड ऑटोमेटिकली कर दोगे। अब देखिए जो चेंज होने की बात हो रही है, ये चेंज सोसाइटी से ही आना चाहिए, क्योंकि अगर थोपा जाएगा तो उसका इतना रिजल्ट नहीं आता है। तो सोसाइटी को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एजुकेशन। तो आप एंड कर सकते हो नेल्सन मंडेला के कोटेशन से कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और इससे अच्छा कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है। आपने बात की है इंटीग्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की आपने बात की है, और एक कोटेशन आपने लगा दिया, और वो भी काफ़ी शानदार कोटेशन है, बहुत अच्छा इसका मीनिंग निकल रहा है। तो इससे आप कंक्लूड कर दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे पूरा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम एक लर्नर की आंसर शीट देखते हैं, ठीक है। और काफ़ी कम लोगों ने ऐसे सबमिट किया है, केवल 3 ही लोग हैं शायद जिन्होंने सबमिट किया है। और देखिए ये जो 3 लोग हैं ना, ये काफ़ी रेगुलर हैं, ये हर आंसर को, हर क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इनसे आप डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि जो आपके फॉल्ट्स हैं ना उनको मैं दूर कर दूं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने शुरुआत की है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी इन्होंने लिखी है, एनेक्डोट लिखा है। गीता और सीता की स्टोरी यहाँ पे लिखी है कि दोनों मैरिड हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं।
तो गीता के जो इन लॉज हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव हैं, उसको जॉब नहीं करने देना चाहते हैं। एंड जो सीता है उसके जो इन लॉज हैं वो काफ़ी रेशनल आउटलुक के हैं। तो बहुत अच्छा ये इंट्रोडक्शन है, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से आप एनेक्डोट वगैरह लिख सकते हो। लेकिन देखिए ये जो अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट सही नहीं है, ठीक है। अलाइनमेंट का ध्यान रखो, अगर लाइन सही नहीं होगी ना, स्ट्रेट नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मार्क्स वगैरह कट सकते हैं आपके, ठीक है। तो अलाइनमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है अलाइनमेंट में। इसके बाद आपने क्या लिखा है कि फ्रॉम द अबव सिनेरियो कैन वी फ्रॉम द अबव सिनेरियो कैन वी से दैट कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ, लेट अस एनालाइज इन अवर ऐसे, ठीक है। तो आप इसको अब एनालाइज करोगे, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस ऐसे वी शैल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्ड बाय कस्टमरी मोरालिटी एंड द मीनिंग ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये सही, बहुत अच्छा पैराग्राफ आपने लिखा है। अब देखिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस आप ऐड करने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने गलत चीज़ समझ ली थी, ठीक है। आपने कोई यहाँ पे ये नहीं कहा है कि इट कैन नॉट गाइड, ठीक है। आपने क्वेश्चन रेज किया है कैन वी, तो ये कैन मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। अब आपने यहाँ पे कस्टमरी मोरालिटी को डिफाइन किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया है। एंड मॉडर्न लाइफ क्या होती है इसको भी आपने डिफाइन किया है। लेकिन कमी मुझे क्या लगी कि अगर एग्जाम्पल होता ना तो और मज़ा आ जाता, ठीक है। तो ये आपका जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती। फिर आपने लिखा है हाउ कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड। अब देखिए कोशिश करिए कि हेडिंग वगैरह कम से कम रखें, हालांकि कुछ लोग लिखते भी हैं बट न लिखें तो सही रहेगा। पैराग्राफ में आप बना के चलिए, वो एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो हाउ कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। तो देखिए यहाँ पे आपने सोशल, कल्चरल, इन सब जो पॉइंट्स उस पर डिवाइड किया है, तो ये बहुत अच्छा आपने किया है। सोशली आपने देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने करंट अफेयर यहाँ पे जोड़ दिए हैं, आपने ऐत्रेय ब्राह्मण की बात की है, तो मतलब काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स आपने लिए हैं। फिर पॉलिटिकली आपने बात की है एस्क्रिप्शन ओरिएंटेशन, तो इससे मैं समझ गया कि आपका जो ऑप्शनल है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर ये बात सही है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे आती है और ये मेरा भी ऑप्शनल था, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने सही लिखी है। वुमेन रूलर्स आर नॉट प्रीफर्ड, सही बात है। एंड लैक ऑफ कोडिफाइड लॉज, तो काफ़ी अच्छे से आपने लिखा है। देखिए इशू क्या है कि आपने काफ़ी लंबे पैराग्राफ लिख दिए हैं, मतलब जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन है उसको काफ़ी लंबा आपने खींच दिया है, तो ये एक चीज़ सही नहीं है। थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखो और डायमेंशन आपको ऐड करनी चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं कल्चरल की बात आपने की है, सती, फीमेल फोर्टिसाइड की आपने बात की है, एजुकेशन की आपने बात की है, तो अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा है। लेकिन बहुत ही कम डायमेंशंस आपने यहाँ पे लिखी हैं, वो एक इशू मुझे लग रहा है। सो कैन वी से दैट कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ? द आंसर इज यस बट नॉट एब्सोल्यूट यस। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट भी वही है जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, जो नहीं आ रही है, ठीक है, ये चीज़ एक इशू है। एंड इसके बाद आपने वो सब एग्जाम्पल्स दिए हैं जहाँ पे गाइड करती है, जैसे कि गीता हो गया, कुरान हो गया, उनकी आपने बात की है। युधिष्ठिर और जो यक्ष थे मेरे ख्याल से ना, उनके बीच का जो कन्वर्सेशन था उसकी आपने बात की है, तो ये भी एक अच्छा है, ठीक है। देन भक्ति मूवमेंट की आपने बात की, तो अच्छे एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। पॉलिटिकली में आपने सभा समिति की बात की है, चाणक्य की बात की है, एनवायरनमेंट में आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं। लेकिन देखिए कुछ डायमेंशंस हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वो आपने नहीं बताए हैं, ठीक है। एंड जो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है वो आपने नहीं बताया, तो काफ़ी सारी डायमेंशंस आपने छोड़ दी हैं, ठीक है। आपने इंटरनेशनल डायमेंशन ऐड की है, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि रिफ्यूजी वाला हो गया, ठीक है, ये गुड है। नाउ आफ्टर एनालिसिस द अबव आर्गूमेंट व्हाट कैन बी डिराइव्ड, आपने यहाँ पे बताया है कि असेंशियल टू लीड ए गुड लाइफ, ठीक है, अप टू द इंडिविजुअल राइट वे, मतलब आप भी वही बैलेंस की बात कर रहे हो। तो देखिए
यहाँ पे आपने ऐसे को एंड कर दिया है, आपने कंक्लूड किया है कि ऑल्दो सीताज इन लॉज एंड गीताज इन लॉज आर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर, गीताज इन लॉज हैड चूज एंड कंजर्वेशन इलीगल बिलीफ, वो सब चीज़ें देखिए ये अच्छा नहीं है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, आपको सोल्यूशंस देने चाहिए थे यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा अच्छे होने चाहिए, तो वो एक कमी है। एंड सोल्यूशंस आपने काफ़ी कम दिए हैं, ठीक है, सोल्यूशंस आपको देने चाहिए थे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए थी, थोड़े बहुत एक्ट वगैरह ले आते, आप एग्जाम्पल्स होने चाहिए थे, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कमी लगी। हालांकि विथ टाइम ये डेवलप हो जाएगा, और आपने काफ़ी छोटा ऐसे लिखा है और इसी वजह से आपकी काफ़ी डायमेंशंस मिस हो गई है, तो कोशिश करिए कि एनालिसिस आपका अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन आप उसमें ऐड कर पाएँ, ठीक है, बट जितना आपने लिखा है वो सही है, उसके अलावा भी आपको काफ़ी कुछ ऐड करना चाहिए था, और जो कंक्लूजन है ये आपका और अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है, इससे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि कोशिश करिए कि और इम्प्रूव करें, ताकि एक परफेक्ट ऐसे आप लिख पाएँ। तो चलिए इसी के साथ ना ये जो हमारा आज का सेशन है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपको अच्छा लगाओ, और डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।